हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPCS 788 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो वीडियो को पूरी देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वगैरह तो मैं नहीं बोलूँगा, अपनी मर्जी से कर लेना। और लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जिसको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो वो जाके देख सकता है। ठीक है, जितनी भी वीडियोस अभी तक होंगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर चाहिए तो एग्ज़ाम से पहले पहले, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको उन तक बना दूँ। देखो, ये जो मैं कराता हूँ आंसर्स, ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, वही कराता हूँ। लास्ट वीडियो भी मैंने कराया था दिसंबर 2024 में, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जून में वो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो मेरे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे ही आते हैं। इग्नू में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक बुक में से कितने क्वेश्चन बना देगा कोई। ठीक है, और घुमा फिरा के आते हैं, बट वो सेम ही होते हैं, उनके आंसर्स लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है आपका क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 2024 का है ये, और जून का भी ले रखा है मैंने। तो दोनों के हैं, मैंने कंपैरिजन करके फिर वीडियो बनाई है। तो 50 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको। 300 शब्दों में आपको अपना जो है आंसर लिखना है। ठीक है, 300 शब्दों में आंसर लिखना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। देखो, लेंथ मेरी जो मैं लिखता हूँ ना, वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन मेरी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलती है इसको अगर आप पढ़ ले तो। ठीक है, एग्जाम में आपका आसानी से एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। एटलीस्ट आप 60 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, समझते हैं तो चैप्टर्स को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। नंबर मत देखो, जो क्वेश्चन में जो बेसिक नॉलेज जो मैं देने जा रहा हूँ वो आप समझना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, वो प्रदर्शन तकनीकों की विशेषताओं का चित्रण कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, गैर संभाव्यता प्रदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तकनीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो प्रदर्शन है और एक गैर संभावित प्रदर्शन, या फिर आप ये समझ लो कि एक प्रदर्शन है और एक गैर प्रदर्शन है। ठीक है, देखो ये मुश्किल समझने में हो सकता है कि ये शब्द थोड़े से कठिन से लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनको जो समझना है ना, इनकी जो बात करें कि भावनाएं हैं इन शब्दों की, वो बहुत ही आसान है। मतलब बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे मेरे साथ। तो इंट्रोडक्शन, अभी आप इसको मत देखो, मैं आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उसका मैं मतलब बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, मतलब मेन चीज़ तो ये होनी चाहिए ना कि आपको क्वेश्चन पढ़े और आपको समझ में आ जाए कि इसका अंदर लिखना क्या है। तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही होता है, वो अपनी मर्जी से आप कैसे भी लिख सकते हो। जब तक लिख नहीं पाओगे, कब तक नहीं लिख पाओगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें है क्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो, विशेषताएं पूछी थी उसने पहले कि क्या क्या है। तो मैंने दोनों की विशेषताएं लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। तो एक तो देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर बता रखा है विशेषताएं पूछ रहा था, तो मैंने दोनों की लिखी है यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। यानी कि संभावित की और दोनों की, यानी कि संभावित और गैर संभावित जो सैम्पलिंग होती है, और दोनों की मैंने यहाँ पे परिभाषाएं लिखी है अलग अलग, कि इसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, जिससे कि आपको क्लैरिटी पैदा होगी। सबसे पहले यादृच्छिक चयन, यानी कि रैंडम सिलेक्शन आपको इस वाले में देखने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। यानी कि एक रैंडम लोगों को उठा के और बस जो है पूछताछ की जाती है। लेकिन इस वाले में जो है, इसमें रैंडम लोग नहीं, इसमें कुछ विशेष प्रकार के लोगों को उठा के जो है पूछताछ की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के पूछ लिया। तो ये आपको याद रखना है कि एक में तो रैंडम लोगों को उठाते हैं, और इसमें जो है ना, सेकंड वाले में कुछ जो आसानी से उपलब्ध हो लोग, उनको जो है पकड़ते हैं कि भाई ये बंदा घूम रहा था सड़क पे, खाली बैठा हुआ था, तो इससे पूछ लिया। जैसे कि रिपोर्टिंग में नहीं देखते आप कि भाई कभी कोई कहीं पे कुछ घटना हो गई, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बम ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं ना आसपास के, जो है दूर से देखा होता है वो मंजर, या फिर ऐसे ही कुछ कुछ लोगों को सुन के उन्होंने बोला कि हाँ मैंने देखा था, मतलब कहानी बनाने वाले लोग, तो उनको जो है गैर वाले में लेके आते हैं कि देखा था इसने, तो ये बता सकता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, रिपोर्टिंग में आप देखते हो। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन थोड़े से स्पेसिफिक लोगों को यहाँ पे ये लोग उठाते हैं। ठीक है, संभावित प्रतिशत, यानी कि एक सैम्पलिंग होती है, ये प्रोबेबिलिटी की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में जरूरी नहीं है कि वो हो भी सके ना भी, मतलब 50-50 तो होता ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे होता है 70-30। ठीक है, मतलब ये रेशियो लेके चलते हैं गैर नो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में।
अभी आपको और क्लैरिटी आएगी, आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो। सेकंड होता है सैंपल जनसंख्या का उच्च प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना, इसमें जो हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो हम कुछ लोगों को पूछते हैं, तो उस जानकारी को हम पूरी जनसंख्या पे अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी समाज में हमने 10 लोगों को उठाया, 10 ल मान के चलिए 10 महिलाओं से हमने जानकारी ली कि भाई उनकी हालत कैसी है, उनकी समाज में उनकी मान्यताएँ क्या है। मतलब महिलाओं की स्थिति के बारे में हम उनसे पूछ रहे हैं महिलाओं से। तो 10 महिलाओं में से 9 महिलाएँ तो कह रही हैं कि हमारी स्थिति अच्छी है, पहले से बेहतर है। ठीक है? तो हम एक अंदाज़ा लगा पाएँगे कि हाँ, बाकियों की भी लगभग ऐसी ही होगी। ठीक है? मतलब रेशियो क्या है, 10 का अगर हम लेंगे तो 9.1, ठीक है? यानी कि 10 में से 9 लड़कियाँ जो हैं ये कह रही हैं कि हम सेफ हैं, हम अपने घर में बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं और हमें कोई दबाव नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है? अब नॉन सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें जनसंख्या जो है वो कमज़ोर रहती है और पूछताछ अगर हम करते भी हैं तो उनकी जगहों पर या फिर पुरुष आते हैं या फिर पुरुष उनके घर में जो पेरेंट्स होंगे या तो वो आएँगे सामने निकल के, महिलाओं से पूछताछ करोगे तो जो पुरुष होते हैं वो आते हैं। तो उनकी आधार पे अगर आप महिलाओं की गणना करेंगे, तो वो ना जानकारी सटीक नहीं रहती है फिर, ठीक है? आप समझ पाएँगे जैसे जनगणना नहीं होती है या फिर पूछताछ होती है कि भई आपके परिवार में आपकी हालत कैसी है? अगर आप महिला से पूछेंगे तो वो बता पाएगी थोड़ा बहुत, ठीक है? लेकिन आप पुरुष से पूछोगे तो वो फ़िल्टर करके बताएगा उस चीज़ को। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप समझ जाएँ कि अच्छा इसका अंदर ये फ़र्क होता है, थोड़ा डिफ़रेंस है इन दोनों चीज़ों के अंदर। दोनों ही 50-50 रहते हैं, लेकिन जो नॉन सैंपलिंग वाला है, इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा मतलब खतरा है। ये इस पे हम विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा निष्कर्ष पूरी जनसंख्या पर सामान्य किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो कंक्लूज़न निकलता है ना कि भई सारी महिलाएँ 10 में से 9 महिलाएँ अगर सही रह रही हैं, तो बाकी जो भी महिलाएँ होंगी इस एरिया में मतलब 50% महिला, 40% जो भी महिला का रेशियो होगा वहाँ पे पुरुष के मुकाबले, तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएँगे कि अगर 40% महिलाएँ यहाँ पे रहती हैं, तो उसमें से 38 या 35% महिलाएँ सेफ़ होंगी, बाकी कुछ महिलाएँ जो हैं, उनकी शायद हालत अभी भी अच्छी ना हो। ठीक है? तो ये अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा सकता है, ये हम पूरे आँकड़े जो हम निकालेंगे, तो हम उस आँकड़ों को पूरी जनसंख्या पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एक अंदाज़े के रूप में कि भई ऐसा होता होगा। ठीक है? और यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है, ये नॉन वाले में, ये एग्ज़ैक्ट नहीं होता है। ठीक है? इस पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है सैंपल में जो एरर्स आते हैं, अब जब अब जनगणना वगैरह भी करते हैं ना, चीज़ों की जानकारी लेते हैं, शोध में यानी कि रिसर्च करते हैं, तो एरर्स जो आते हैं यहाँ पे उसको हम देख सकते हैं, हम उसको स्केल कर सकते हैं कि भाई ये एरर्स आ रहे हैं, इसको हम ठीक करना चाहिए हमें, तो वो हम ठीक कर सकते हैं इस वाले में। इस वाले में ऐसा नहीं हो सकता, इसमें हम एरर्स को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है? आएँगे तो पक्का, दोनों में ही आएँगे, लेकिन इसमें हम ठीक नहीं कर सकते, इसमें हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे जो भी जानकारी निकलती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। मतलब बताने के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती कुछ कि भई महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई है इसके आधार पर। तो वो जानकारी को हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है? इन तरीके की इस प्रकार की जो जानकारी मिलती है, जो डाटा मिलता है हमें उससे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कि भई इस बात की संभावना ज़्यादा है। संभाव्यता समझते हो ना? संभावना मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी यानी कि या जो चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा, तो उसको यहाँ पे हम ऐसा ये नहीं कह रहे मतलब हवा में बोल दे रहे हैं कि ऐसे होता होगा। हमने कुछ लोगों को उठाया, उनसे जानकारी ली, उसके बाद बताया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो हम जानकारी लेते हैं वो बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं ना, वो लोग चाहते नहीं है कि अच्छी जानकारी मिले उनको, ठीक है? वो अपनी मर्ज़ी से जो भी मन करता है उनका, अपने हिसाब से जो उनकी जो दिल कहता है, उनका जो दिमाग कहता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे उठा के उनको उन जानकारियों को, उन डाटा को वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? वो कभी भी सच नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बहुत 50-50 रहता है। यहाँ पे आप लेंगे 30% ही शायद सही हो, ठीक है? मुश्किल से 30% यहाँ पे 50% सही रहती है, यानी कि 20% का फ़र्क रहता है इन दोनों में, ठीक है? समझ गए ना थोड़ा मैंने डिफ़रेंस बताया आपको यहाँ पे। और एक और यहाँ पे था कि
तकनीक कौन-सी इस्तेमाल की जाती है? यानी कि गैर संभाव्यता प्रतिचयन की जो अब जब आप करते हो, जब इस प्रकार की शोध जब आप करते हो, शोध समझते हो ना, रिसर्च जब हम करते हैं, तो कौन-सी टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं? अब आप जनगणना करते हैं, तो उसके लिए टेक्नीक होती है ना कि भई आप घरों में जाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, पूछते हो कि कितने घर में लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएँ कितनी हैं, बुज़ुर्ग कितने हैं, ठीक है? गर्भवती महिलाएँ हैं कि नहीं हैं? तो ये सब जानकारी जो होती है, आप ये क्या तकनीक होती है, उसको आप लिखते हो, एक रजिस्टर होता है। आजकल तो हम जनगणना वालों के पास टैब देखते हैं, वो टैब में लिखते हैं सब कुछ और नोटिस करते हैं उन चीज़ों को, लिख लेते हैं। पहले कागज़ और पेन होता था, डायरी पे लिखते थे वो लोग कि भई ये घर का पता और इस घर में पुरुष जो है वो इतने हैं, इतनी महिलाएँ हैं, इतने बच्चे हैं, इस तरीके से, ठीक है? तो वो तकनीक है, तरीका है जनगणना करने का, रिसर्च करने का। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है? इस वाले में भी होता है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता उन प्रतियोगियों का चयन करता है जो आसानी से उपलब्ध हो। मतलब आपको बताया था शुरुआत में ही कि यहाँ पे ना जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता समझते हैं ना रिसर्चर जो होता है, जो साइंटिस्ट जिसको आप बोल देते हो नॉर्मल लैंग्वेज में कि भई ये साइंटिस्ट है या फिर ये यहाँ पे ना जानकारी लेने के लिए आया था, ये एक रिपोर्टर है। तो वो रिपोर्टर समझ लो साइंटिस्ट समझ लो, जो भी जो रिसर्च कर रहा हो किसी के ऊपर जिसको जानकारी चाहिए होती है। जो शोधकर्ता होगा वो ऐसी जगहों पे जाएगा जहाँ पे उसको आसानी से चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है? वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, जैसे कि सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको सस्ते में ही काम चल जाए और मतलब आसानी से वो अपने काम को कर लें। तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है? गैर संभावित प्रतिचयन करना। सेकंड में शोधकर्ता पहले जनसंख्या को लिंग, शिक्षा और मतलब लिंग के आधार पर और एजुकेशन के आधार पे बाँटता है, ठीक है? तो यहाँ पे डिवाइड करता है वो 2 तरीके से कि भई एक तो लिंक कर दिया कि भई जेंडर कौन-कौन से हैं और एजुकेशन उनके पास कितनी है। तो इस तरीके से टेक्निक के मतलब जो उनका जो तरीका होता है चीज़ों को लिखने का वो ऐसा होता है, ठीक है? नोट करने का, जानकारी को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है। उसके अलावा शोधकर्ता जानबूझकर उन डाटा को लेता है जिन्हें वह उपयोगी समझता है। यानी कि अब मैं अपने हिसाब से डाटा लूँगा, ठीक है? जो मुझे लगेगा कि ये मुझे लगता है ये सही है तो मैंने ले लिया। मैं ये नहीं देखूँगा कि वो सही है भी या नहीं। मैं बस ये देखूँगा कि मेरे हिसाब से ये मेरे को सही लग रहा है तो मैं अपने हिसाब से इसको उठाता हूँ और यूज़ करता हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है सही हो या ना हो, ठीक है? तो मुझे जो सही लगेगा मैं अपनी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को लूँगा और उसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए ये ज़्यादा विश्वास लायक नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था पहले। और ये तब उपयोगी होता है जब जनसंख्या के सदस्य पहचानने में मुश्किल हो। यानी कि इसका यूज़ कहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे जनसंख्या में जो लोग जैसे कि जनगणना हम करते हैं ना, वहाँ पे जानकारी जो है कम होती है या फिर लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एक रेफ़रेंस के रूप में हम जो है लेते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब जनगणना वाले आते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो छुट्टी वाले दिन ही आएँ, जब घर पे सब लोग हो। क्या पता वो मंडे को आएँ घर पे जनगणना करने के लिए। तो हम घर पे किसी एक सदस्य को हम पाएँगे, बड़ा कोई सदस्य उसको बुलाएँगे और जो जिसकी छुट्टी होगी या फिर जो काम नहीं करता होगा, हम उससे सब कुछ पूछ लेंगे कि भई आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मतलब बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने महिलाएँ हैं। तो वो एक बताएगा अपने हिसाब से, तो वो एक तरीके से रेफ़रेंस हो गया। हमने देखे नहीं उन लोगों को, हमने कभी देखा नहीं है, हम जानते नहीं हैं उनको, बस वो हमें बता रहा है कि इतने लोग रहते हैं, इसका ये नाम है और इतनी महिलाएँ हैं, उनका ये नाम है। खत्म, फिनिश। इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है? तो ये एक रेफ़रेंस जो है यहाँ पे चलता है इस वाले मेथड में, ठीक है? समझ गए ना आप कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है? मैंने आपको बता दी कि प्रतिदर्शन तकनीक क्या होती है, उसकी विशेषताएँ क्या होती है और गैर संभावित प्रदर्शन क्या होता है, ठीक है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका सामाजिक अधिगम की मध्यस्थता प्रक्रिया और पूर्ण धारणाओं की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अधिगमन की अधिगम, ठीक है? मतलब शब्द देख रहे हो ना कैसे-कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये आपकी बुक में लिखे होंगे, आपको हाइलाइट कर लेने हैं उन शब्दों को, उनके बारे में जानकारी और इकट्ठी करने का आपके पास टाइम है तो, ठीक है? और उसकी क्या बोल रहा है कि प्रक्रिया क्या होती है और जो पूर्व धारणाएँ हैं वो क्या-क्या हैं? चलो देखते हैं इसको भी। तो सामाजिक अधिगमन जो है वो एक प्रकार की लर्निंग टेक्निक होती है, ठीक है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडल आप इसको बोल सकते हैं। एक नकल करने का तरीका होता है जिसमें कि आप कुछ लोगों को देख के सीखते हो। इसको मैं समझाता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल देके। अब
हमारे साथ में आपको पता है ना 150 वर्षों या 200 सालों तक जो है अंग्रेजों ने हम पे राज किया। तो उसका इम्पैक्ट हम पे दिखता है ना, क्योंकि हम आज इंग्लिश बोलते हैं, उनकी तरह हमने ड्रेसिंग अपना रखी है, मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं, कोट पैंट, शर्ट बूशर्ट जो हम पहनते हैं, वो उन्हीं को देख के पहनते हैं, उन्हीं को हमने ऑब्जर्व किया होगा काफ़ी सालों तक। तो हमने उनकी लैंग्वेज सीखी, उनका बोलचाल सीखी, ठीक है, कैसे बोलते हैं वो, कैसे तहजीब में रहते हैं, उनका जो रहन-सहन है, खाना-पीना है, ठीक है, ब्रेड वगैरह खाना, हमने उन्हीं से सीखा है ना, चाय पीना उनसे सीखा है, सोफ़े पे सोना, सोफ़े पे बैठना, बेड पे सोना, कुर्सी पे बैठना, पहले हम ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ करते थे, ठीक है? तो ये क्या है, ऑब्ज़र्वेशन लर्निंग है, मतलब हमने किसी को देखा, उसकी नकल करी और उसको हमने सीख लिया, ऑब्ज़र्व कर लिया और हमने उसको अपनी लाइफ़ में यूज़ करना शुरू कर दिया, अपनी डेली लाइफ़ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप समझ गए होंगे ना, अधिगमन का मतलब क्या होता है? सामाजिक अधिगमन, किसी को आप जब फ़ॉलो करते हो, किसी को जब आप ऑब्ज़र्व करके उसकी मतलब लाइफ़स्टाइल को अपने ऊपर मतलब यूज़ करते हो अपने हिसाब से, उसको हम अधिगमन बोलते हैं, ठीक है? मतलब अधिगमन मतलब कब्ज़ा कर लेना या उनको उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है? अधिगमन कहलाता है। तो ये पूछ रहा था प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होता है इसका और जो पूर्वधारणाएँ हैं, उसके लिए क्या-क्या हो सकती हैं? तो समझ गए होंगे आप मेन चीज़। अब ये समझ में आ जाएगा आपको। प्रक्रिया की बात की जाए तो सीखने के लिए प्रत्येक को प्रेक्षक यानी कि प्रेक्षक कौन होता है? हम जो सीखते हैं ना किसी चीज़ को, उसको हम प्रेक्षक बोल देते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट है, प्रेक्षक है, ठीक है? जो भी सीख रहा है वो कुछ भी सीख सकता है, वो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। तो प्रेक्षक को व्यवहार में ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि अटेंशन मेन यहाँ पे होता है। आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको उन चीज़ों को देखना होगा, उन पे ध्यान देना होगा और फिर उसको आप सीखेंगे, ग्रैब करेंगे, ठीक है? सीखेंगे, अटेंशन देंगे, पहले उनको आपको देखना पड़ेगा तभी तो सीख पाएँगे ना। सेकंड बारी में क्या होगा, प्रेक्षक को मॉडल के व्यवहार में स्मृति यानी कि मेमोरी में रखना है, यानी कि उन चीज़ों को देखने के साथ-साथ में आपको ध्यान में भी रखना है। अपने दिमाग में भी उनको बैठाना है कि अच्छा-अच्छा ये लोग ऐसे खाना खाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, है ना? ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो ये सब आपको मेमोरी में रखना है, ठीक है? इमेजेस के थ्रू बना-बना के आपको रखना होता है। अभी मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, है ना? जैसे कि हमने उनकी तरह कोट पैंट पहनना शुरू किया, तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हुई होंगी ना कि कोट पैंट की इमेज, अंग्रेजी लिखा हुआ है, कोई अंग्रेज खड़ा हुआ है सफ़ेद-सा और उसने कोट पैंट पहने हुए हैं, है ना? अच्छा वेल मेंटेन टाई-वाई लगा के खड़ा हुआ है। तो ये एक इमेज होती है, हम बनाते हैं अपने दिमाग में नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा इसमें सीखे हुए को व्यवहार में बदलना, यानी कि जो भी आपने देखा, सुना, समझा, उसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब उतारते हैं कि आज से मैं भी जो है ऐसे कपड़े पहनूँगा, पहनूँगी, ठीक है? ऐसे कपड़े पहनूँगा, ऐसे बैठूँगा, ठीक है? ऐसे लेटेंगे हम बेड पे। तो ये सब क्या है, आप प्रस्तुति उसको कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, उसको दोबारा से दिखा रहे हैं कि देखो मैंने आपकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है, अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है? व्यवहार को दोहराने या स्थायी रूप से सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है। तो प्रेरणा मतलब मोटिवेशन भी इसमें आपको मिलती है। देखो, आप जो फैशन वगैरह जो फ़ॉलो करते हो, किसी को देख के किसी के ट्रेंड को फ़ॉलो करते हो, वो क्या है? वो मोटिवेशन होता है आपके अंदर। अब जो दुनिया टिकटॉक बनाती है, वीडियो वगैरह बनाती है जो इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या है? वो लोगों को देख के इंस्पायर होती है और सोचते हैं कि हम भी हीरो बन जाएँगे, हीरोइन बन जाएँगे, तो हम भी बनाते हैं। ठीक है? हम अच्छे लगेंगे, पर ज़रूरी तो नहीं है ना सब अच्छे बने। वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब हमारा टाइम वेस्ट ही करती है। पढ़ाई-लिखाई करो, ठीक है? अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। और दूसरी चीज़, इसमें जो पूर्व धारणाएँ पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो मैंने बता दिया कि जो पूर्व धारणाएँ होती है वो लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी कि मानव व्यवहार को ऑब्ज़र्व करना, यहाँ पे होता है, ठीक है? यानी कि जो भी एक व्यक्ति कुछ भी चीज़ें कर रहा होता है, उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आपने वो चीज़ें सीखी। उसके अलावा पारस्परिक नियतिवाद, यानी कि ये सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देता है कि व्यक्ति, व्यवहार, वातावरण दूसरों को प्रभावित करता है। अब देखो, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, एनवायरनमेंट समझते हो ना? एनवायरनमेंट मतलब आपके आस-पास में लोग कैसे हैं? कैसे मतलब उनकी लैंग्वेज कैसी है? क्या वो हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं? क्या वो सिर्फ़ हिंदी बोलते हैं या फिर वो हिंदी के अलावा गालियाँ भी देते हैं? ठीक है? ये भी ज़रूरी है। ये इसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं कि आपके आस-पास में लोग फ्रेंडली हैं या फिर ऐसे जो कि चिढ़ते हैं एक-दूसरे से, वैसे तो सभी चिढ़ते हैं।
पर एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि लोग अच्छे भी होते हैं आपके आस-पास में, कुछ लोग बुरे होते हैं, गाली-गलौज करने वाले, लड़ाई-झगड़ा करने वाले, नशा करने वाले, ठीक है? ड्रिंक करके आते हैं घर पे और गाली-गलौज करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। हम सीखते हैं उन गालियों को, उन तरीकों को, है ना? तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। एक छोटे बच्चे के लिए जो कि अभी बड़ा हो रहा है, जो चीज़ें सीख रहा है उसके लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए आजकल के पेरेंट्स जो है अपनी जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह पे जाकर रहते हैं जहाँ पे उनको कोई ना जानता हो, ठीक है? और ऐसे मतलब शांत इलाकों में ताकि बच्चा पढ़ाई करे, उस पे ध्यान दे, अपने करियर पे फ़ोकस करे। तो ये पारस्परिक नियतिवाद इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ये एक तरीके का धारणाएँ होती हैं, जो हम बनाते हैं कि भई हमारा बच्चा यहाँ नहीं रह पाएगा, मतलब वो गलत चीज़ें ही सीखेगा यहाँ पे क्योंकि बच्चे भी बेकार हैं, गाली-गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है? नशा करते हैं, तो ये एक धारणाएँ बन जाती है हमारे दिमाग में। मैंने आपको बताया ना देख के सीखते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाना है आपको, जो भी मैं आपको पीछे बताया था अंग्रेज वगैरह वो सब चीज़ें। इसमें बाह्य व्यवहार के साथ-साथ आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जैसे कि सोच, समृद्धि स्मृति और ध्यान यहाँ पे भी होता है। वही चीज़ें सब कुछ बराबर सेम टू सेम आएँगी जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं, पिछले वाले में देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बस इसका ये पूछा था और इसका ये पूछा था, ठीक है? इन्हीं चीज़ों का, अधिगमन का। अधिगमन मैंने आपको बताया था लर्निंग होती है, आप देख के सीखते हैं। वैसे ही छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी देख के सीखता है, तो उसको हम जो है अच्छा रखने के लिए उसको हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो दुनिया में आए तो ऐसी सोसाइटी में आए जहाँ पे वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखे। बच्चों से कॉम्पिटिशन करे पढ़ाई में, है ना? गेम्स में, तो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि गालियों में कॉम्पिटिशन कर रहा है, नशे करने में कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो वो घातक होती है पेरेंट्स के लिए भी। ना उस बच्चे के लिए तो होती ही होती है, और पेरेंट्स के लिए भी घातक होती है। तो इसलिए पेरेंटिंग आज जो है हमें पता है इंडिया में पेरेंटिंग बहुत बेकार हो चुकी है, ठीक है? मतलब बच्चों को सँभालना पेरेंट्स के बस की होता ही नहीं है या वो चाहते ही नहीं है, ठीक है? मतलब पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया में। तो बच्चे पैदा करना है और बस सड़क पे छोड़ देना है, वो क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दूसरों को छुरी मार रहे हैं, गोली का चला रहे हैं, तो ये पेरेंटिंग की वजह से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है? तो ये ज़रूरी है। व्यक्ति किसी मॉडल के व्यवहार को तुरंत प्रदर्शित किए बिना भी सीख सकता है। अब ये भी होता है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं माइकल जैक्सन, ठीक है? अब माइकल जैक्सन को सबने देखा नहीं है ना, हम लोग नॉर्मली टीवी पे देखते थे पहले उसको, ठीक है? अब जब से उसकी मौत हुई है, जब से वो एक तरीके से गुमनाम हो गया है, उसकी वीडियोज़ भी नहीं आती है तो, पर एक इमेज बनी हुई है हमारे दिमाग में कि माइकल जैक्सन टोपी लगा रखी है, बहुत ही स्टाइलिश सा बंदा है, ठीक है? तो बिना देखे भी हम जो है माइकल जैक्सन को इमेजिन करके उसकी तरह डांस करने की कोशिश करते हैं, स्टाइल मारते हैं कि भई माइकल जैक्सन है हम लोग। तो वो जो है बिना देखे भी हम किसी व्यक्ति को ना मतलब उसकी तरह हम बनने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? नेल्सन मंडेला है और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि बिन जिनको हम बिना देखे उनकी जो तरीका है उनको पढ़ के एक तरीके से उनको पढ़ के हम उनके बारे में जानकारी लेके हम ये सोच पाते हैं कि नहीं वो बंदा बहुत बढ़िया था, उसकी क्या पर्सनैलिटी रही होगी, है ना? मतलब लोगों को कैसे प्रभावित करता था वो, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बुक पढ़ के, किताबें पढ़ के किसी समुदाय को या किसी व्यक्ति को अपने लिए इतना आइडियल मान लेते हैं कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं भविष्य में, ठीक है? मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं वो वैसे, ऐसा होना भी चाहिए। हम आइडियल माने तो किसी ऐसे व्यक्ति को माने जो कि रियलिटी में जिसने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, ठीक है? कुछ दिया हो सोसाइटी को। तो ये है आपका। अब जैसे कि मैंने आपको बताऊँ बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है? बाबा साहब अम्बेडकर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लास्ट टर्म ये है, इसके बाद चैप्टर आपका वो खत्म हो जाएगा। इतना काफ़ी होगा आपके लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा था मैं, तो वैसे हमने किसी ने नहीं देखा उनको, ठीक है? जब तक हम आए जो दुनिया में, जब तक वो जा चुके थे उससे पहले ही। तो हमें पता है कि उन्होंने संविधान बनाया, लिखा, सब कुछ किया उन्होंने उस चीज़ पे। हर एक अधिकार दिए हर एक व्यक्ति को जिसको ज़रूरत थी उस अधिकार की। संविधान बनाया बहुत अच्छी तरीके से। तो हमने हमारे लिए वो एक आइडल है, जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो समझदार होते हैं एक्चुअली में, उनके लिए वो एक आइडल के रूप में है कि यार वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए, है ना? लोगों के लिए सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना किया, ठीक है? और जो कि हम बोले कि दबे-कुचले जो लोग थे, ठीक है? उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो समाज में कुछ ऐसा क्रिएट करे, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जो कि सबके लिए जो फ़ायदेमंद हो। तो किस वजह से? हमने एक ऐसे व्यक्ति को आइडल माना जो कि वाक़ई में उसके लायक था।
ठीक है? तो ये एक चैप्टर का सार हो गया आपका, ठीक है? कंक्लूजन आपको लिखना होता है हर एक चैप्टर के बाद, मतलब आंसर्स के बाद, तो आपका आंसर पूरा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।